तो आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सितायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। और आज हम सितायन के लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसमें हम जानेंगे सोमा का प्रस्थान। तो अभी तक हमने लास्ट पढ़ा था कि जो अनुसया है वो अजीत से मिलकर आती है और उसको बहुत अच्छा लगता है अजीत से मिलकर, और वो अजीत को सोमा के बारे में बताती है कि इकलौती सेविका जो अभी भी जिंदा है सीता माता के जो साथ थी, मैं अभी 2 दिन पहले उससे मिलकर आई हूँ। तो अजीत का मन हो जाता है कि मुझे भी उस सेविका से मिलना है, क्योंकि वो भी सीता माँ से कनेक्ट कर पाता है कि सीता माँ को बहुत अपना गुरु मानता है, उनको पूजता है, तो उसको लगता है कि मुझे भी मिलना है। तो जो अनुसया है वो अजीत से मिलकर बहुत खुश महसूस करते। जैसे वो अपने घर पर आती है तो अभी तक अपने पिताजी से नाराज़ थी कि उन्होंने अभी तक नहीं बताया उसे कि श्री राम जी बता चुके थे पहले कि जो अनुसया है वो एक समय पे मिथिला में जन्म लिया था और सीता माँ के साथ सेविका के रूप में उसने काम भी किया था। तो इस बात की नाराज़गी उसकी दूर हो जाती है, क्योंकि जब वो अजीत से मिलती है तो उसको सब रियलाइज़ हो जाता है कि जो अजीत है ये वही लड़का है जिससे उसका विवाह निश्चित है। तो जब अनुसया घर पे आती है तो उसके पिताजी उसके चेहरे पे मुस्कान देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अब शादी के लिए तैयार हो। तो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसकी मुस्कान को देखकर। तो वो बताती है कि अजीत को भी सोमा से मिलना है। तो वो बताते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हम सबका इंतज़ाम कराऊंगा, जिसमें मैं भी इस बार सोमा से मिलने साथ चलूँगा। तो वो खुश हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो बताते हैं कि मैं तुम्हें अजीत की दादी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे अजीत ने ही बताया कि वो अपनी दादी, जो उसकी दादी है, वो सीता माँ को कितना ज़्यादा सेवा करती थी उनकी, कि हमेशा उनके प्रति डेडिकेटेड रही है। तो सेम उसके पिताजी बताते हैं कि जो अजीत की जो दादी है इकलौती महिला थी जिन्होंने सीता माँ के लिए प्रेयर करना शुरू किया था। जब सीता माँ वनवास में गई, उसके बाद लंका में गई, तो यहाँ से वो हमेशा सुबह सरो नदी पे जाके उनके लिए प्रेयर करती थी, और उनको देख देख के बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो भी वहाँ पे आने लग गई। तो उसको बहुत अच्छा लगता है सब कुछ सुनकर। वो बताती है कि सीता माता जब लंका में थी तो उन्होंने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया था वहाँ माता भूखी थी, लेकिन जो यहाँ पे अजीत की दादी थी वो हर एक इंसान को भोजन करवाती थी, जितना पॉसिबल हो सके वो लोगों को खाना खिलाती थी। और ये बात मानती थी कि जितना हम लोगों को यहाँ पे खाना खिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, उतनी ही तृप्ति, उतनी ही जो भूख है सीता माँ की वहाँ पे मिटती चली जाएगी। और वो खुद भी अल्पाहारी रही, उन्होंने उतना ही खाना खाया जितना उनको ज़रूरत थी, ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने कभी खाना नहीं खाया। तो ये सब बातें अब अनुसया को बता रहे हैं, अनुसया के पिताजी। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, जब तुम बहुत छोटी थी, जबकि तुम्हारे विवाह की उम्र भी नहीं थी, तो एक बार ही क्या था, श्री राम जी हमारे घर आए। वैसे वो किसी के घर नहीं जाते थे, लेकिन जो उनके खास लोग होते थे उनको समझाने के लिए वो उनके पास हमेशा जाते थे, क्योंकि उनको लगता है कि जो सीखना चाहता है हमें उसको सिखाना है, किसी भी तरीके से सिखाने की ज़रूरत है उसे सिर्फ। तो उनके घर जाते थे, और उस समय श्री राम जी अपने अंतिम चरणों में थे, अंतिम दिनों के नज़दीक थे। उस दिन वो उनसे बैठती हैं और उनके घर पे जाके बात करते हैं कि यहीं पे जो एक सुदामा है जो हमारे महल में काम करता है, उसका जो लड़का है वो तुम्हारी लड़की यानी कि अनुसया के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है, कि जब अनुसया की शादी की उम्र हो जाएगी तो तुम उससे अपनी अनुसया की शादी की बात चलाना। तो ऐसा वो उनके दिमाग में एक बीज डाल देते हैं। और उसके पिताजी बताते हैं कि मैं तो ये बात भूल ही गया था, क्योंकि जब उन्होंने बात बताई थी तब तुम बहुत छोटी थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही मुझे वो बात याद आई और मैंने सुदामा से इस रिश्ते की बात चलाई, तो मैं खुद हैरान था कि श्री राम जी ने सुदामा के दिमाग में भी बीज डाल रखा था। उनको भी बताया था कि जब जो अजीत है उसकी विवाह की उम्र हो जाएगी तो तुम अनुसया के साथ उसका विवाह ज़रूर करवाना। तो इससे पता लगता है कि जो तुम्हारा विवाह वो इस ऐसे ही नहीं हो रहा, वो खुद श्री राम जी और सीता माता ने खुद संयोग से रचाया गया विवाह है। तो ये बातें जानकर वो खुश होती है। उसके मन में बातें भी आती है कि ये सब बातें क्यों पहले आप लोगों ने हमसे छुपाई हैं, क्यों अपने पहले कभी हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया। पर वो इस समय इन क्वेश्चंस को ना करते हुए उसको एक्सेप्ट करती है और बोलते हैं कि अब आप हम चारों के लिए सोमा से मिलने का बंदोबस्त करा दीजिए। तो 1 तारीख तय करते हैं, नहीं जा पाते हैं, दूसरी तारीख तय करते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो अनुसया बोलते हैं कि ठीक है आप रहने दीजिए, हम तीनों ही चले जाते हैं। पर उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, इस बार मैं भी सोमा से मिलने ज़रूर जाऊँगा। तो ऐसा 1 तारीख तय होती है जिस दिन अनुसया के माता पिता अजीत चारों आश्रम की तरफ जाते हैं सोमा से मिलने के लिए। तो जैसे वो आश्रम में पहुंचते हैं, वहाँ पे आराम करते हैं, उसके बाद उनको सोमा की कुटिया में जाना है सोमा से मिलने के लिए। पर जो अनुसया के पिताजी है वो आश्रम में कुछ काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो अनुसया की माँ, अनुसया और अजीत, ये तीनों जंगल का रास्ता तय करना शुरू करते हैं। तो जैसे वो तीनों चल रहे हैं, क्योंकि अनुसया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मिलने के लिए सोमा से, तो जैसे वो जा रही है वो देखती है कि सामने कुटिया है और कुटिया से एक इंसान, वहाँ एक ऋषिवर चले हुए आ रहे हैं उनकी सोमा की कुटिया से। तो वो उन्हें रोककर उनसे पूछते हैं कि क्या सोमा अंदर है। तो वो ऋषिवर बोलते हैं कि सोमा, आप सोमा से मिलने आए हो। तो बोलते हैं कि हाँ। तो वो ऋषिवर बताते हैं कि सोमा तुम्हें अब यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो बोलते हैं कि वो कहाँ चली गई।
तो ऋषिवर बताते हैं कि सोमा तो अपने घर वापस जा चुकी है। तो अनुसया की माँ बोलती है कि इस उम्र में मिथिला, सोमा मिथिला वापस चली गई है। तो वो ऋषिवर बताते हैं कि मिथिला नहीं, वो अपने वास्तविक घर यानी कि इस भौतिक शरीर को त्याग कर अपने असली घर जा चुकी है। तो ये बात सुनने भर से ही अनुसया रोने लगती है, वो ज़मीन पे गिर जाती है। जो उसकी माँ है वो पेड़ की टेक लगा के आराम से ऐसे बैठ जाती है कि मानो सब कुछ सुन हो गया एक क्षण के लिए। उनको कुछ पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो तो इस उम्मीद से आए थे कि वो सोमा के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ अपने प्रश्नों को पूछेंगे। पर ये बात सुनने से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो ऋषिवर है वो बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मैं भी सोमा से मिलने के लिए अपने घर से निकला, तो मुझे एक आवाज़ आई और वो आवाज़ ना बहुत नई थी। और जैसे जैसे मैं उस आवाज़ के करीब आता गया तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो सीता माँ की आवाज़ है और सीता माँ तो यहाँ पे नहीं है। तो जैसे वो और करीब जाता रहा तो उसने देखा कि 2 सुंदर महिलाएं जो आज से पहले कभी जंगल में नहीं दिखाई दी, वो उसको दिखाई दी। यानी कि उस महिलाओं को देखने के बावजूद भी वो वहाँ पे रुका नहीं, सोमा की कुटिया की तरफ भागना शुरू किया। तो उस महिला में से एक महिला पीछे मुड़ी और वो बताती है उस ऋषिवर को कि तुम जिससे मिलने जा रहे हो मैं उसको अपने साथ लेके जा चुकी हूँ। तो ऐसा वो सुनकर वो भी हैरान हो जाता सुनने के बाद, और वो महिलाएं चली जाती हैं। और जैसे इन ऋषिवर को अपने होश आते हैं वो भागना शुरू करता है महिलाओं के पीछे कि मैं पूछूं वो कौन थी, कहाँ चली गई सोमा को लेकर। तो तभी उनको कोई महिलाएं दिखती नहीं है और वो रुक कर सोचता है कि वो कौन थी, स्वयं सीता माँ तो सोमा को लेने आई थी। क्योंकि सोमा का इस धरती पर आने का जो पर्पज़ था सीता माँ की लर्निंग्स को बताना, जो कहानियाँ हमने आज तक जानी नहीं, सुनी नहीं, क्योंकि हमने अब तक सीता माँ को जो समझा था सितायन में, हमने सीता माँ के बारे में बहुत अलग तरीके से जाना है उन्हें। तो सोमा का वही काम था कि वो सारी अनसुनी कथाएं हम सबको सुनाए। और जैसे वो कार्य पूरा हुआ तो सोमा इस धरती को त्याग के चली गई। और जैसे ही बात अनुसया अब सुनती है, उसकी माँ सुनती है, तो उनके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, मानो उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो वो मतलब देख ही नहीं पा रही है, सहन ही नहीं कर पा रही है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद जो ऋषिवर थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो जाना शुरू करते हैं तो अनुसया की माँ को होश आता है हल्का सा कि ये क्या बता रहे हैं। और जैसे उनको कुछ रियलाइज़ होता है तो वो बोलती है अजीत को कि जाओ उन ऋषिवर के पीछे जाओ, उन्हें बुला कर लाओ। अजीत जैसे भागना शुरू करता है वो ऋषिवर भी वहाँ पे नहीं मिलता है। तब अनुसया की माँ बोलती है कि ये वही इंसान था जो अभी कुछ दिन पहले सोमा की कुटिया में आया था हमें फलों का प्रसाद देने के लिए। तो अनुसया बोलती है कि नहीं आपको गलत फहमी हो रही है, ये वो नहीं है, वो तो बहुत लंबा इंसान था, ये तो बहुत छोटे कद का इंसान था। तो अनुसया की माँ बताती है ये कोई नहीं, ये खुद स्वयं हनुमान जी आए थे। तो वो अनुसया हैरान हो जाती है बात सुनकर कि हनुमान जी, नहीं आपको गलत फहमी लग रही है। बट अनुसया की माँ बताती है कि ये बिल्कुल वही थे, क्योंकि मैंने उस ऊर्जा को पहचान लिया, क्योंकि जो प्रकाश उस दिन निकल रहा था उस इंसान के शरीर से, वही प्रकाश आज भी निकल रहा है। और ये स्वयं सीता माँ का और श्री राम जी का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम उनकी इतनी सेवा करती हो, उनके लिए इतना प्यार दिखाती हो, प्यार है तुम्हारे मन में, इसलिए उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि ये बात भी स्वयं हनुमान जी आके तुम्हें बताएं। और हनुमान जी को हम कैसे पहचानते हैं, वो अपने कद से नहीं जाने जाते हैं, वो अपने कार्य से जाने जाते हैं। तो तुम उनके कद पे मत जाओ कि वो उस दिन लंबे आए थे, आज छोटे कद के हैं, पर वो पक्का हनुमान जी थे। और ये बात सुनते सुनते अनुसया की माँ को समझ में आता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, शायद इतना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन अनुसया बहुत परेशान हो जाती है और अजीत अनुसया को देखता ही रहता है कि वो कितनी ज़्यादा टूट चुकी है। अनुसया बोलती है कि मुझे तो अभी बहुत कुछ पूछना था सोमा से, ये जानना था, वो जानना था, पर फिर उसके मन से खुद ही आंसर्स आते हैं कि शायद मेरे लिए इतना ही जानना ज़रूरी था। हम क्या करते हैं लाइफ में, हमें सब कुछ जानना है। आज हमें कुछ भी एक बात सुनाई पड़ जाती है, हम सोचते हैं कि इसकी पूरी तह तक जाए, और जब हम नहीं जा पाते हैं, नहीं कुछ पहचान पाते, तो हमें बहुत पेन फील होता है कि हम सारी बातों को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें अपने समय से हमारे सामने आएंगी। तो इसलिए हमें भी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जितना हमें जानना है उतना ही हमारे सामने हमेशा आएगा। अभी अनुसया के मन में क्या था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन सोमाज नहीं है, इट मीन्स वो क्वेश्चंस के आंसर जानना ज़रूरी था ही नहीं, तभी वो कभी उनके आंसर को जान ही नहीं पाई। तो अजीत भी समझाता है कि देखो सोमा, देखो अनुसया, हमेशा हमें प्रेजेंट में रहना है, कि प्रेजेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पास्ट में रहेंगे तो हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर हम फ्यूचर की चिंता करते रहेंगे तो प्रेजेंट को स्पॉइल कर देंगे। तो इसलिए जो आज हमारे पास वर्तमान क्षण है वो भी तो पास्ट का दिया हुआ एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है ना। तो इस गिफ्ट को यूटिलाइज करना है, और इस टाइम पे हमें सिर्फ ये जानना है कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी लाइफ ग्रो करती चली जाए। तो कहीं ना कहीं अनुसया को थोड़ी होप मिल रही है ये बात समझ के अजीत की कि हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है, और हम भी ऐसा ही करते हैं, पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं, उसकी बजाय हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए हमेशा। तो अजीत सोचता है कि
अब उसको ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करना अनुसया का, कि ताकि वो इस दुख से बाहर आ पाए और समझ पाए चीज़ों को। तो वो बैठता और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, पास्ट की कहानी है जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी, कि जब मैं बहुत छोटा था एक दिन श्री राम जी हमारे घर आए। वो जनरली वो भी किसी घर में जाते थे ऐसा उन्होंने बताया था, लेकिन वो अपने अंतिम चरणों में थे और जिससे वो बहुत स्नेह करते थे उनको वो पास में जाके ज़रूर समझाते थे चीज़ों को। तो जब वो छोटा था तो श्री राम जी उनके घर आए, उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा बेटा है अजीत, इसको तुम प्रशासन करना सिखाना। लेकिन प्रशासन भी कहाँ पर? जंगलों पे, पशुओं पे, क्योंकि जो अजीत है उसको पिछले जन्मों से ही पशुओं से बहुत प्यार है, उसने पिछले जन्मों में पशुओं की बहुत सेवा की है। जब अजीत बड़ा हुआ तो उसे पशुओं से प्यार था, वो जंगलों में रहना पसंद करता था, लेकिन वो प्रशासन करना नहीं चाहता था। तो उसने अनुसया को बताया, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे प्रशासन भी क्यों सिखाया, ताकि मैं इन जंगलों में रह सकूँ, इन सबकी सेवा कर सकूँ। और जो विवाह है हमारा वो भी इसलिए निश्चित था। तो कहीं ना कहीं अनुसया को सारी बातें सुन के एक होप मिलती है कि आगे बढ़ने की, कि लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी है। और उसको एक ही बात समझ में आती है कि जितना मेरे लिए जानना ज़रूरी था वो मेरे सामने आ गया, अब ज़्यादा जानने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से प्रस्थान करते हैं अनुसया और अजीत और अपनी माँ के साथ वापस आ जाते हैं। तो वापस आने के बाद उनका विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ वर्ष उनकी 4 पुत्रियाँ भी होती हैं और चारों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। और कुछ वर्षों के बाद जो अनुसया है वो अजीत को कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि मैं तुम्हें एक पास्ट की कहानी बता रही हूँ जो मुझे सोमा ने बताई थी। तो अजीत बोलता है कि सोमा वही वृद्ध महिला जो माँ के साथ सेविका के रूप में काम करती थी। तो अनुसया बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो वो बताती है कि जो हमारा पास्ट जन्म था, पिछला जो जन्म था मिथिला में था, आपका भी और मेरा भी। जब मैंने वहाँ पे माँ की सेविका के रूप में काम किया था और आपने वहीं पे मिथिला में जो जंगल थे, वनों का कार्य और पशु पक्षियों की सेवा करना, आप उस कार्य के लिए नियोजित किए गए थे। तो उसको लगता है कि अच्छा मैं भी वहाँ पे था, मैंने भी माँ की सेवा की है। तो वो ये बात सुनने भर से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बताती है कि उस जन्म में मेरे परिवार के ऊपर एक श्राप था कि अगर मैं विवाह करती हूँ तो जो मेरा पति है या बच्चे हैं उन सबकी मृत्यु हो जाएगी। इस डर से मेरे पिताजी ने मुझे कभी विवाह नहीं करने दिया। लेकिन उस समय आप मुझे बहुत पसंद करते थे, आप मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे श्राप की वजह से हमारा विवाह नहीं हो पाया। तो उस पास्ट लाइफ का जो हमारी इच्छा थी वो श्री राम जी ने, सीता माता ने खुद हमारी इच्छा को पूरा किया है, इसीलिए हम इस जन्म में मिले और हमारा विवाह हुआ है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, बहुत सारे पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं। कुछ बहुत फैमिलियर लगते हैं हमें कि ना इनसे कभी मिले नहीं है, लेकिन लगता है कि जानते हैं इनको बहुत टाइम से, तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ कनेक्शन हो तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसा वो सुनने भर से एकदम शॉक हो जाता है और उसको एक चीज़ की बहुत खुशी मिलती है कि मैंने माँ की सेवा की थी। और वो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया है सब। तो फिर अनुसया बोलती है कि शायद ये आपके लिए इस समय पे जानना ज़रूरी होगा, तभी मैंने आज तक पहले क्यों नहीं बताया आपको। तो अजीत को बहुत अच्छा लगता है सुनकर, और उनके जो 4 पुत्री हैं उनका विवाह हो जाता है और कुछ समय के बाद अजीत की मृत्यु हो जाती है। अभी अनुसया अकेली रह गई, उसकी बेटियों की भी शादी हो चुकी है, अजीत भी जा चुका है। तो एक दिन वो सरयू नदी पे जाके बैठ जाती है और दूर ऐसा नदी को देख रही है और उसके मन में एक सवाल आता है कि माँ मुझसे चाहती थी कि मैं एक नए समाज के लिए कुछ कार्य करूँ, पर मैंने क्या किया? मैंने अपने बच्चों का ध्यान रखा, अपने पति का ध्यान रखा, तो मैंने माँ के लिए क्या किया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो नदी की तरफ देख रही है और अचानक उसे नदी में एक दृश्य दिखाई देता है जहाँ एक छोटी सी बच्ची है, वो पानी में डूब रही है और गहरा जा रही है, लेकिन वो अपने को बचा नहीं पा रही है। तो अचानक से पीछे से कोई एक तरंग आती है, वो उसे वापस किनारे पे ले आती है। और ऐसा देखकर उसको याद आता है कि वो सीन मिथिला का था जो बचपन में उसके खुद के साथ हुआ था। यानी कि उसके मन में जो इच्छा थी, एक आखिरी इच्छा कि मुझे वो मिथिला की यादें जीनी है जो मैं माँ के साथ जीती थी, वो भी उसने वहाँ पे जी ली। जैसे अपने उस दृश्य से बाहर आती है, फिर उसके मन में सवाल आता है कि मैंने ऐसा क्या किया इस समाज के लिए, जो माँ ने मुझे ड्यूटी दी थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है सीता माँ की। तो माँ उन्हें बोलती है कि मैं चाहती थी कि नए समाज का निर्माण हो, और जो नया समाज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ऊपर रह सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज़ अगर ग्रो कर रही है सिर्फ प्रेम के ऊपर, चाहे वो फल हो, पौधे हों या मनुष्य भी हो, अगर जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ पे कुछ भी नहीं कभी ग्रो कर सकता। तो सिर्फ हमारा कार्य, अनुसया का कार्य इतना ही था कि वो सिर्फ प्रेम को आगे बढ़ाए और तो उसने बहुत बखूबी से किया है। और उसको जब अपने सवालों के जवाब मिल गए तो एक बहुत तृप्ति और खुशी महसूस होती है कि जिस पर्पस के लिए मैं धरती पर आई थी वो पर्पस मैंने अचीव कर लिया। तो वो देखती रहती है नदियों को और माँ को याद करती रहती है। धीरे धीरे अपनी वो आंखें बंद करती है और ध्यान करना शुरू करती है कि श्वासें कब आ रही हैं, कब जा रही है, और धीरे धीरे जो श्वासों की गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। और इस प्रकार जो अनुसया है उसके भी जो ये जन्म था उसका अंत हो जाता है। तो आज सीतायन फाइनली हमारी कंप्लीट हो गई। इससे हम देख रहे हैं कि कैसे
एक एक जीवन कितना अनमोल है, और जो हमारे नेक्स्ट जन्म भी है वो हम इसी जन्म में तैयार कर लेते हैं जो हमें सीखना है। तो इसलिए अगर हमें जन्म और मृत्यु के इस सर्कल से बचना है तो हमें अपनी सारी लर्निंग्स को सीखना है, क्योंकि हमारा धरती पे आने का पर्पस सिर्फ काम करना नहीं है, अपनी एक्चुअल लर्निंग्स लेनी है जो हमें जो पास्ट लाइफ से चली आ रही है हमारे पास। तो जो भी आपने सितायन से सीखा है उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो लास्ट में मैम ने हमारे लिए कुछ लाइन्स लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। पेड़ की शाख से गिरे जैसे पत्ते, एक और जीवन गिर जाता है, लेकिन जो कुछ भी सीखा गया था और वो सब कुछ जो निरंतर प्यार करता था, जो नवजीवन को नई दिशा व मार्गदर्शन देता था, वह वृक्ष की कई नई कोंपलों की भांति प्रस्फुटित हो नए जीवन का आह्वान कर रहा था। मैं पीछे देखती हूँ और ज़िंदगी की लंबी, बहुत लंबी कतारें दिखाई देती हैं, मन की सोच से भी बहुत परे। मैं आगे देखती हूँ और देखती हूँ कि खुद को पूरा करने के लिए और कितने अधिक छापों की ज़रूरत है और कितने जन्म, अस्तित्व के महान महासागर में प्रकाश की सुंदर झिलमिलाहट जैसे। तो यानी कि हमारे पहले भी बहुत जन्म रह चुके हैं और आगे भी बहुत जन्म है। तो अगर हमें इन जन्म के सर्कल से बचना है तो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा आप इवॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने सितायन को इतना प्यार दिया, इतना डेडिकेशन से सुना। तो जो भी आपको अच्छा लगे अपने लर्निंग्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओह हाय, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज फाइनली हमारी सितायन कंप्लीट हो गई है, और सितायन कंप्लीट होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत एफर्ट्स लगे हैं। स्पेशली थैंक यू करूंगी मैं हमारी नारायण पिरामिड ध्यान केंद्र की टीम को, जो टाइमली रिकॉर्ड करती है, एडिट करती है, पोस्ट करती है, और मेन बात आप सभी कमेंट्स को पढ़ती है, उनको रिस्पॉन्स करना। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द टीम जो इतना एफर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर आप सबके लिए। तो जो आप सब ने सितायन से सुना है, जो सीता माँ ने हमें ज्ञान दिया है, तो वो रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। जो आपने लिया है उसको दूसरों के साथ भी बांटे, जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक ये ज्ञान अपने आप पहुंच जाए। सीता माता ही चाहती है हमसे, सिर्फ वो ये नहीं चाहती कि हमें कुछ और बड़ा करना है, हमें छोटा छोटा ज्ञान, छोटी छोटी अपनी आदतों को बदलना, अपने ऊपर काम करना है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ध्यान कीजिए और ज्ञान जो आप ले रहे हो उसको अपने ऊपर उतारिए। हमें दूसरों को बताना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना है, तभी उस ज्ञान से हमारी ज़िंदगी और सुंदर हो पाएगी। तो वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही हम और सीरीज़ लाते रहेंगे आप सभी के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।